हेलो दोस्तों, आपका यू फिजिक्स में स्वागत है। मैं उमेश मिश्रा। हम आपको बीएससी की क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं और जिसमें पहला लेक्चर हो चुका है। जो ना पढ़े हों वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। जैसे में कि अगर हमारा ये हम एग्जांपल लिए थे कि हम कोई लाइट रे, ये हमारा एयर था, ये हमारा वाटर सरफेस था, ठीक है। अब ये नॉर्मल था। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या होगा कि ये हमारा रिफ्रैक्ट होगी सम डिफरेंट एंगल, ये आई ये आर, ये हमने बताया था। और यहाँ पे हमने कहा था कि ये थोड़ा सा बहुत ही कम इंटेंसिटी की लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी, बहुत ही कम इंटेंसिटी, ये बहुत ही कम इंटेंसिटी की लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही थी। तो यहाँ पे हमने बताया था कि ये अगर 100% लाइट है, ये हमारा 80% रिफ्रैक्ट हो रही है, तो ये 20% रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो वहाँ से हम ये एक प्रिंसिपल निकल के आया था हमारा कि अगर फोटान बाई फोटान अगर हम देखते हैं, फोटान बाई फोटान अगर हम देखते हैं, तो वहाँ पे हमें किसी एक पर्टिकुलर फोटॉन को हम बता नहीं सकते हैं कि वो रिफ्लेक्ट होगा या फिर रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें मिला था। तो यहाँ से निकल कर ये आता है कि क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है उसमें नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट अगर हम करें, अगर हम एक ही एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, सेम प्रिंसिपल, सेम थियरी, सेम ऑपरेटर्स, उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से करें, तो भी हमारा आइडेंटिकल रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा हम कुछ नहीं कह सकते। इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता चला था। और हम एक चीज़ यहाँ से हम क्वांटम मैकेनिक्स की इस प्रिंसिपल को गए थे। और दूसरी चीज़ हम बताए थे कि क्वांटम मैकेनिक्स प्रोबेबिलिटी रिजल्ट देता है, कोई एक फिक्स रिजल्ट पहले नहीं देता, ये प्रोबेबल रिजल्ट देता है। जैसे परसेंटेज ये 20% प्रोबेबिलिटी है कि हाँ रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे 80% प्रोबेबिलिटी ये है कि रिफ्रैक्ट होगी। ये चीज़ हमें पता चला था। तो अब हम उसी को आगे बढ़ाते हुए, तो लाइट हमारा जो है वो क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये तो हमें पता ही है। और उसके साथ साथ ये रेडिएशन भी है। कैसे? जो सन से लाइट हमारी आ रही है पूरी, वो पूरा का पूरा रेडिएशन ही आता है। लेकिन जो हम लाइट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सन से जितना भी आ रहा है सब कुछ वो रेडिएशन ही है। लेकिन जो लाइट शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं वो विजिबल रेंज में, अगर हमारी जब लाइट आती है, स्पेक्ट्रम जो हमारा विजिबल रेंज में आता है, वेवलेंथ, तो हम उसको लाइट बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लाइट बोलते हैं जो हमारा यहाँ पे फोटॉन आ रहा है। तो लाइट से यहाँ एक चीज़ और भी प्रिंसिपल कहा गया था कि लाइट हमारा क्या है, ये फोटॉन्स के कॉम्बिनेशन में आता है। काफ़ी जद्दोजहद चल रही थी कि हमारा ये पार्टिकल है या फिर वेव है। इसमें काफ़ी ढेर सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए, जैसे हमारे किया था न्यूटन ने, हाइगन ने, यंग ने, फ्रेनेल, इन सब ने मिल करके काफ़ी ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इसको प्रूफ करने की कोशिश की कि नहीं ये वेव है, कुछ ने कहा कि नहीं ये पार्टिकल है। तो ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत देखा है। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। तो हम आगे की तरफ हम 1950 के बाद से 1850 के बाद से 19 तक, मतलब 19वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के अंत की तरफ अगर हम चलें, तो वहाँ पे रेडिएशन जो किरचॉफ काफ़ी फेमस थे, किरचॉफ। इन्होंने काफ़ी एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था क्लासिकल मैकेनिक्स में, रेडिएशन के थ्रू। रेडिएशन पे इन्होंने काफ़ी एक रिसर्च किया था और बहुत अच्छा रिसर्च इन्होंने किया था। इन्होंने ये बताया था कि जो गुड एब्जॉर्बर है वो गुड इमीटर भी होता है। अब ये गुड एब्जॉर्बर और गुड इमीटर ये ब्लैक बॉडी में हम देखते हैं। तो ब्लैक बॉडी हम कैसे क्या होता है, कैसे इसको हम बना सकते हैं, हम इसको थोड़ा जान करके फिर इसमें बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहली बात, ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी जो भी कोई एक ऐसी बॉडी जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है,
एक ऐसी बॉडी जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और वो जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही पूरा और रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, मतलब इमिट कर रहा है, वो इमिट भी कर रहा है उतना ही। ठीक है, तो इसका मतलब जब जितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही इमिट कर रहा है तो उसका टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता है। तो ऐसे पार्टिकल, ऐसे सिस्टम को हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। अब यहाँ ये कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर ब्लैक बॉडी बोली जा रही है तो इसका मतलब वो काला है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और भी होता है कि अगर हम किसी सरफेस को ब्लैक से अगर हम पेंट दें तो उसमें एब्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ब्लैक बॉडी हो गया। ब्लैक बॉडी होना, ये कलर से कोई मतलब नहीं है ब्लैक बॉडी का। हम ब्लैक बॉडी ऐसे भी बना सकते हैं, हम कोई अगर मेटल ले लें, हम कोई मेटल ले लें, ठीक है, अब उसको हम स्फेरिकल शेप में पूरा इस तरीके से बना डालें। स्फेरिकल शेप में हम उसको पूरा ऐसे बना डालें। ये स्फेयर नहीं है, ये स्फेरिकल शेप में हम ये स्फेरिकल शेप में हमारा बना है और यहाँ पे थोड़ा सा हमने जगह छोड़ दिया है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा जगह छोड़ दिया है और ये इस जगह से लाइट हमारी क्या आएगी, लाइट रेज आएगी। यहाँ से जब ये लाइट रे अंदर की तरफ जाएगी, यहाँ से जब लाइट रेज अंदर की तरफ जाएगी तो वो तो अब बाहर यहाँ से तो निकलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये पूरा का पूरा कवर्ड है। तो सारी की सारी लाइट रेज इसके अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहेगी। इसी तरीके से ये रिफ्लेक्ट होती रहेगी। लाइट रेज हमारी आती है तो ये सारी की सारी एब्जॉर्ब हो इसी में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब जब ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जब ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इसका कुछ टेम्परेचर T भी रहेगा। ये इसका टेम्परेचर T है। अब यहाँ पे अगर कोई भी रेडिएशन आता है और वो रेडिएशन इमिट भी करेगा, रेडिएशन तो इमिट करेगा ही करेगा, तो इस तरीके से इसका बाहर का भी टेम्परेचर T भी रहेगा, इसके वाल्स का टेम्परेचर भी T ही रहेगा। यहाँ पे इसके अंदर टेम्परेचर क्या रहेगा, जितना इसके वाल्स का टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है, जितना इसके वाल्स का टेम्परेचर रहेगा। और यहाँ पे जब हम इस टेम्परेचर की यहाँ पे अंदर कोई ये ब्लैक बॉडी बना दिए हैं और इस रेडिएशन के थ्रू जब हम कोई एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो उसको हम ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। तो इसका स्पेक्ट्रम इस तरीके से होता है। ठीक है, अब इसको तो ब्लैक बॉडी से हमने समझ लिया कि ब्लैक बॉडी कैसा होता है, जो गुड इमीटर है और वो गुड एब्जॉर्बर भी होगा। जो एक अच्छा इमीटर है वो अच्छा एब्जॉर्बर भी होगा। ये किरचॉफ हमारे बताए थे। और उसके बाद एक साइंटिस्ट थे वीन, हमारे साइंटिस्ट वीन। अब इन्होंने एक बहुत ही अच्छा थियोरेटिकल फार्मूला दिया था। इन्होंने स्पेक्ट्रम, जो हमारा ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम जो आता है, उसका इन्होंने एक बहुत ही अच्छा फार्मूला दिया था। और उन्होंने क्या बताया था, इन्होंने क्या बताया था कि जो भी स्पेक्ट्रम है वो वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा m, जिसको नाम दिया गया, टू टेम्परेचर। मतलब कि टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ता रहे तो वेवलेंथ हमारी घटेगी, टेम्परेचर हमारा बढ़ता रहे तो वेवलेंथ घटेगी। ये इन्होंने फार्मूला दिया था। ठीक है, ये इन्होंने फार्मूला दिया था। तो इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं कि फार्मूला अगर ये इन्होंने दिया है तो उस फार्मूले को हम कैसे समझ सकते हैं। इस फार्मूले को हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। और एक एग्जाम्पल, हम एक सर्किट लेते हैं। जो 100 वाट का बल्ब हम ले लें, 100 वाट का बल्ब हम ले लें और इसको हम AC पावर सप्लाई दे देते हैं।
और यहाँ पे एक हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं, जिससे हम वोल्टेज में वेरिएशन करा सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज में वेरिएशन करा सकते हैं। ये हमारी सर्किट है। अब ये एसी पावर सप्लाई है हमारी। ठीक है, ये एसी पावर सप्लाई। अब ये रेजिस्टेंस, अब हम इस रेजिस्टेंस को अगर वेरी कराएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज हमारा वेरिएशन होगा। अब इसके लिए हम शुरुआत में इसके जाते हैं। शुरुआत में कैसे? अगर हम इसमें अगर वोल्टेज को बढ़ाते जाएं, हम लेते हैं 20 वोल्ट। 20 वोल्ट अगर हम लेते हैं तो हमारा क्या होता है, हमें कोई भी इसमें ग्लो नहीं मिलता है, कोई भी ग्लो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा स्पेक्ट्रम आएगा वो IR का होगा। क्यों IR का होगा? रीज़न ये है कि अगर हम यहाँ पे कुछ एनर्जी दे रहे हैं तो इसका टंगस्टन तो हीट तो होगा ही होगा। रेडिएशन अगर हीट होगा तो रेडिएशन तो होगा ही होगा, जरूर होगा, जाहिर सी बात है, रेडिएशन होना ही है, मस्ट होना है। अब वो हमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि रेडिएशन नहीं हो रहा है, वो IR रेंज में रेडिएशन दिख रहा है, इंफ्रारेड में। तो हम अगर स्पेक्ट्रम इसका प्लॉट करें तो हमारा ये इस तरीके से आएगा। यहाँ पे हमें अगर इसको U लैम्डा ले लें, इंटेंसिटी, या फिर इंटेंसिटी ही ले लेते हैं, ये हम इसको लैम्डा ले लें, ये हमारा लैम्डा है। और यहाँ कहीं हम ले लें 400 नैनोमीटर nm, यहाँ कहीं हम ले लें 700 nm। ये हमारा लैम्डा m, ये लैम्डा जो है ये नैनोमीटर के रेंज में है। ठीक है, ये नैनोमीटर के रेंज में है। अब यह जब हम स्पेक्ट्रम इसका प्लॉट करते हैं 20 वोल्ट पे, तो यहाँ पे हमारा IR रेंज में जा रहा है, मतलब उसकी वेवलेंथ काफ़ी हाई है। ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे पूरा इधर जाता रहेगा, कोई भी स्पेक्ट्रम हमको मिलेगी नहीं, ये यहाँ कहीं आके हमको स्पेक्ट्रम इसका मिलेगा। ये एक स्पेक्ट्रम हो गया इसका। अगर हम यही 30 वोल्ट पे जाते हैं तो हल्का रेडिस आता है, बहुत ही हल्का रेडिस नहीं, बहुत गाढ़ा रेडिस ग्लो होता है हमारा। उसमें सिर्फ रेड वाले स्पेक्ट्रम हमको मैक्सिमम दिखते हैं, मैक्सिमाइज में दिखते हैं। तो ये हमारा रेड होता है, 30 वोल्ट पे रेड हो जाता है। ये हम एग्जांपल सबको समझा रहे हैं कि टेम्परेचर, ये कैसे हमारा लैम्डा m टेम्परेचर, क्योंकि अगर 30 वोल्ट हम बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर भी इसका बढ़ रहा है, तो वेवलेंथ देखिए अब घटेगा। यहाँ पे अब रेड ग्लो हुआ, IR का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, रेड ग्लो हुआ, रेड का वेवलेंथ कम होता है। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया स्पेक्ट्रम। ऐसे ही हम वोल्टेज बढ़ाते जाएं, 40, 60, 80 हम बढ़ाते जाएं तो हमारा वाइट तक चला जाता है। 80 पे हमारा वाइट हो जाता है, वाइट हो जाता है, 80 पे वाइट हो जाता है। मतलब ये हमारा स्पेक्ट्रम ऐसे हो जाएगा, ये 400 और सारे इसमें आने लगेंगे, ये सारे के सारे स्पेक्ट्रम्स आने लगेंगे, सारे कलर्स इसमें आएंगे तो वो वाइट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ये आता है कि लैम्डा मतलब कि मैक्सिमम वेवलेंथ। अब ये वो वेवलेंथ होता है, लैम्डा m तो वो वेवलेंथ होता है। ये अगर हम लैम्डा m इसका मान लें, इसका लैम्डा m ये होगा, इसका लैम्डा m ये होगा। लैम्डा m का मतलब ये है कि वो वेवलेंथ जहाँ पे हमारी ये इंटेंसिटी सबसे हाई हो, उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के लिए, उस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्लॉट के लिए जहाँ पे हमारा जिस वेवलेंथ पे ये एनर्जी, ये इंटेंसिटी हाई हो, ये एनर्जी हाई हो, वो वेवलेंथ हमारा लैम्डा m बोला जाता है। ठीक है, अब दिक्कत कहाँ आती है? ये चीज़ तो हो गया, ये हमारा लैम्डा m हो गया। ठीक है, ये प्लॉट से हमारा ये एक्सपेरिमेंटल प्लॉट है, अभी हम थियरिटिकल प्लॉट की बात नहीं कर रहे हैं, थियरी भी अभी हमारी डेवलप हो रही है, एक्सपेरिमेंटल हमारी ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है कि अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है हमको कि ये लैम्डा m और t की अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये एक चीज़ वीन ने बहुत ही अच्छा थियरिटिकल फॉर्मूला दिया था कि लैम्डा m एंड t
T टेम्परेचर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन ये इन्होंने दिया था, वीन ने। ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ये हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है और ये वीन ने दिया था। ये एकदम फिक्स फॉर्मूला इन्होंने दिया था कि अगर इस लैम्डा एम पे हम उसका टेम्परेचर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इतनी ही वैल्यू आनी है सभी के लिए, ये सभी के लिए होने वाला है। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू रहती है, ये वीन ने दिया था। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जब हम थियोरेटिकल प्लॉट करते हैं इसका, क्योंकि ये तो हमारा एक्सपेरिमेंटल तो हो गया, ये एक्सपेरिमेंटल तो ये हमारा प्लॉट इस तरीके से आ रहा था। जैसे जैसे हम वेवलेंथ बढ़ाते जाते हैं तो ये हमारा इस तरीके से प्लॉट आ जाता है। लेकिन जब हम इसको थियोरेटिकली समझते हैं, थियोरेटिकल इसका फॉर्मूला अगर हम डिराइव करने की कोशिश करें तो वहाँ पे दिक्कत आने लगती है। वहाँ पे दिक्कत क्या आती है हम इसको बताते हैं आपको। ये हमारा प्लॉट है, अब दिक्कत कहाँ आई थी हम इसको बताते हैं। तो उसके लिए अगर हम इस वेवलेंथ पे, ये इसकी एनर्जी है, इस वेवलेंथ पे ये इसकी एनर्जी है यू लैम्डा मान लेते हैं। तो स्टीफन ने यू लैम्डा, यू को एनर्जी को डिफाइन करने के लिए एनर्जी कितनी होगी हमारी एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए, तो उन्होंने दिया था सिग्मा इंटू T⁴। मतलब कि एनर्जी हमारी वो टेम्परेचर के 4th पावर पे डिपेंड होती है। हम इस तरीके से कह दें यू लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू T⁴, और ये ब्लैक बॉडी के लिए होता है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ये चीज़ हमारा परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए होता है। ब्लैक बॉडी ये हमारा ऑर्डिनरी, अगर हम यहाँ पे सिग्मा जो लगाते हैं वो ब्लैक बॉडी के लिए कांस्टेंट है। अगर हम दूसरा कोई अगर हम मटेरियल यूज करते हैं तो वहाँ पे सिग्मा हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लैक बॉडी के लिए था। तो इन्होंने ये चीज़ बताया, फार्मूला बताया। तो ये फार्मूला जो था वो सिर्फ लैम्डा एम के लिए ही था, ये सिर्फ लैम्डा एम के लिए ही था। अब यहाँ पे अगर हम ये चाहें कि इस लैम्डा एम यहाँ पे या फिर इस वेवलेंथ पे या फिर इस वेवलेंथ पे कहीं भी अगर हम कोई ऑर्डिनरी वेवलेंथ लें तो वहाँ उसकी एनर्जी कितनी होगी, इस वेवलेंथ पे इसकी एनर्जी कितनी होगी। अगर हम ये वेवलेंथ लें तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी होगी, ये क्वेश्चन आने लगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स में, ये क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स में काफ़ी ढेर सारे प्रयास किए गए। हम इसको देखते हैं। तो अगर हम लैम्डा एम, लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में अगर हम एनर्जी निकालना चाहें, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट इसके बीच में एनर्जी निकालना चाहें तो हमारा किस तरीके से डिफाइन होता है, यू लैम्डा डी लैम्डा, ये हमारा फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, इट इज इन द रेंज ऑफ, ये एनर्जी जो है इन द वेवलेंथ रेंज ऑफ, इन द रेंज ऑफ डी लैम्डा, डी लैम्डा के रेंज में है। मतलब लैम्डा टू डी लैम्डा वो डी लैम्डा का है। इन द रेंज ऑफ लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ये कहते हैं ज़्यादा सही है। ठीक है, लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में अगर हम एनर्जी निकालते हैं तो यू लैम्डा डी लैम्डा, मतलब यहाँ पे हुआ अगर हम लैम्डा को बढ़ाते जाएं, डी लैम्डा को अगर हम बढ़ाते जाएं तो हमारी ये एनर्जी बढ़ती जाएगी, ये एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अगर हम रेंज को बढ़ाते जाएं तो हमारी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ से पता चला। लेकिन अब ये फंक्शन जो क्लास, मतलब जो एनर्जी का जो फंक्शन है
वो किस तरीके से होगा, किस पे डिपेंडेंट होगा, वो टेम्परेचर भी डिपेंडेंट होगा कि फ्रिक्वेंसी पे डिपेंडेंट होगा, किस पे डिपेंडेंट होगा, वो हम इसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए हम एक चीज़ जानते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, c बाई न्यू। न्यू मतलब फ्रिक्वेंसी, ये इन द फ्रिक्वेंसी रेंज। अगर हम फ्रिक्वेंसी के रूप में अगर इसको हम देखना चाहें तो हमारा वो कैसा होगा, ठीक है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, या डी लैम्डा अगर हम लें तो कितना हो जाएगा, c बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू, डी न्यू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी लैम्डा के स्थान पे यू लैम्डा न्यू c बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू, ये चीज़ हो जाएगा यहाँ पे। ये चीज़ तो हमारा है। तो यहाँ पे जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स में जब काफ़ी कैलकुलेशन किया गया, काफ़ी चीज़ें रिसर्च इस पर की गई, तो पता चला कि जो u है, u लैम्डा है, वो क्या होगा, कि न्यू का क्यूब, जो फ्रिक्वेंसी रेंज हम ले रहे हैं, जो फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं उसका क्यूब, और ये कुछ फंक्शन देगा जो कि न्यू बाई टी पे डिपेंडेंट होगा। ये फंक्शन हमें पता चलता है, ये फंक्शन हमें पता चलता है कि काफ़ी रिसर्च के बाद हमें पता चलता है क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स में कि ये कुछ इस तरीके का फंक्शन होगा कि जो एनर्जी आएगी किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, जो एनर्जी आएगी वो न्यू का क्यूब, जो फ्रिक्वेंसी है उसका क्यूब, और जो फंक्शन आएगा कुछ एक फंक्शन भी रहेगा जो कि न्यू बाई टी पे डिपेंडेंट रहेगा। अब ये फंक्शन नहीं मिल रहा था, फंक्शन पे काफ़ी ढेर सारी रिसर्च होनी बाकी थी। अब तो अब हम आगे देखते हैं कि फंक्शन ये कैसे हमारा डिटरमाइन होता है और वो हमारा क्या देता है। इन करने के लिए, ये फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए वीन का रेडिएशन लॉ आता है, वीन्स रेडिएशन लॉ। अब ये क्या इन्होंने बताया था, यू लैम्डा है, हम यहाँ पे, और ये यू न्यू है, सॉरी यू न्यू। अब ये इस तरीके से होगा, ये a न्यू क्यूब e टू द पावर b माइनस ऑफ b न्यू बाई टी। ये वीन ने दिया था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला वीन ने दिया था, ठीक है। अब ये किसके लिए था, ये हमारा, जब इस पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये तो इन्होंने इसका डिपेंडेंट फंक्शन निकाला, ठीक है, ये तो इन्होंने डिपेंडेंट फंक्शन निकाला। जब हम इस फॉर्मूले से, जब वीन्स रेडिएशन, ये वीन्स रेडिएशन लॉ है, रेडिएशन लॉ, ये वीन्स रेडिएशन लॉ है। जब हम इस फॉर्मूले से ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमारा किस तरीके से ग्राफ आता है, हम इसको देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल हमारा क्या डिफरेंस आता है, हम इसको देखते हैं। ये लैम्डा है हमारा, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्राफ आया था वो इस तरीके से आया था, वो इस तरीके से था। ये क्या करते हैं कि एक क्यूब कंसीडर करते हैं, इसको, इस एक्सपेरिमेंटल जो हमारा आ रहा है इसको सेटिस्फाई करने के लिए इन्होंने क्या किया था कि एक इन्होंने क्यूब कंसीडर किया, क्यूबिकल बॉक्स कंसीडर किया, ठीक है। ये क्यूबिकल बॉक्स इन्होंने कंसीडर किया, ये हमारा क्यूबिकल बॉक्स है। अब इसमें रेडिएशंस हैं, इसमें हमारा रेडिएशंस हैं, ठीक है। तो हम इसमें रेडिएशंस किस तरीके से हैं, हम एक चीज़ बताते हैं, क्योंकि ये हमारा रेडिएशन जो है वो वेव फॉर्म में है। अब वेव है तो ये इसके वाल्स हैं, ये इसके वाल्स हैं, तो वाल्स से जब टकराएगा तो इसमें स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी। वो कैसे होगी, हम इसको हम आपको दिखाते हैं इसको। जैसे अगर हम कोई रस्सी ले लें यहाँ पे, और यहाँ पे हम फिक्स इसको कर दें, और इसको जब हम वाइब्रेट कराते हैं तो इसमें क्या होता है, ये हमारी फंडामेंटल नोड, फर्स्ट ओवरटोन
स्टैंडिंग वेव, ये हमारा फर्स्ट ओवरटर्न, इस तरीके से हमारा स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होने लगता है, इस तरीके से हमारी स्टैंडिंग वेव बनने लगती है। तो यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, उसी तरीके से यहाँ पे भी, क्योंकि हमारी जो ईएम वेव है, जो हमारा लाइट है, जो रेडिएशन आ रहा है, वो वेव कैरेक्टर में है। अब वेव में है तो वहाँ पे वाल से टकरा करके ये फ्रिक्वेंसी हमारी वाल से टकरा करके हमारा क्या होगा, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर स्टैंडिंग वेव बन रहा है तो इन्होंने क्या किया कि जो स्टैंडिंग वेव हमारी बन रही उसको एक ऑसिलेटर कंसीडर किया, उसको एक ऑसिलेटर कंसीडर किया। और यहाँ पे इन्होंने क्या चीज़ पाया कि अगर हम ऑसिलेटर कंसीडर कर रहे हैं, एक ऑसिलेटर, तो इन द फ्रिक्वेंसी न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू रेंज नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितने होंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि ये नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैथमेटिकल इन्होंने फार्मूला दिया, इसको पाया कि जो हमारा नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितने आएंगे इन द रेंज ऑफ न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू के रेंज में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स होंगे। तो ये पाया इन्होंने 8 पाई न्यू स्क्वायर अपान सी क्यू डी न्यू, ये इन्होंने इतने नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन्होंने पाए इस रेंज में, इस रेंज में ये इतने नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं। ये तो हमें ऑसिलेटर्स, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हमको पता चल गए। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि इन इतने नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स जब हैं तो इनकी एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का ही है, अभी सारा खेल एनर्जी का ही हमें निकालना है। तो इनकी इसकी एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पे हमको कैलकुलेट जब हम कर लिए तो एक एक ऑसिलेटर किया तो हम एनर्जी निकालें। ठीक है, लेकिन एक एक ऑसिलेटर की हम एनर्जी तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये 5, 10, 100 नहीं है, ये 10 टू द पावर 13, 25 इस रेंज में जाते हैं। इतने नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इसमें हैं। तो यहाँ पे हम एक एक तो को हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक इन्होंने थियरी कंसीडर की, एवरेज की। इन्होंने इसके निकालने के लिए एवरेज फॉर्मेशन का लिया। अब एवरेज क्यों लिया, एवरेज को ही क्यों लिया, क्योंकि अगर हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की ही बात करें, जैसे हमारा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ही आ रही थी, ये हमारा इस तरीके से आ रहा है, ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। अब ये उसी फ्रिक्वेंसी पे यहाँ पे एम्पलीट्यूड कुछ और है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कुछ और है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कुछ और है। तो एम्पलीट्यूड में जब वेरिएशन हो रहा है तो वहाँ पे एनर्जी में भी वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हो रहा है तो वहाँ पे एनर्जी में भी वेरिएशन हो रहा है कि एक ही फ्रिक्वेंसी के लिए एनर्जी अलग अलग है। तो यहाँ पे तो ढेर सारी फ्रिक्वेंसीज हैं, यहाँ पे तो इतनी इस ऑर्डर में फ्रिक्वेंसीज हैं। तो यहाँ पे एनर्जी अलग अलग, एक ही फ्रिक्वेंसी के लिए अलग अलग एनर्जी हो सकती है, सेम एनर्जी हो सकती है। तो एनर्जी का वेरिएशन इसमें हो रहा है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक थियरी को कंसीडर किए थे, जो एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज कैसा हम लेंगे, कैसे लेंगे, जो एनर्जी का एवरेज है, एवरेज ऑफ ई, हम इसको लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एनर्जी का, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, डिस्क्रीट नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है। अभी हम ये क्लासिकल में ही हैं, हम अभी क्वांटम में नहीं आए हैं, अभी हमारा क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत ही नहीं हुई है। हम इसमें मिसिंग टर्म जो आ रहे हैं उसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। थियोरेटिकल हम इसका प्लॉट देख रहे हैं। तो यहाँ पे 0 to इनफाइनाइट और जो वीन का फार्मूला था, यहाँ पे हम क्या करें कि ये हमारा ई, और वीन का फार्मूला नहीं, e टू द पावर माइनस ऑफ ई अपान के टी डी ई। यहाँ पे के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट,
ठीक है। अब इसको हम एवरेज कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट, फिर से e टू द पावर माइनस ऑफ e अपान के टी, ठीक है। अब ये हमारा फॉर्मूला है, ये हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो हमारी एनर्जी कितनी आती है, ये हमारी एनर्जी आएगी के टी, ये हमारी एनर्जी के टी आएगी, ठीक है। ये हमारी एनर्जी कितनी आ रही है, के टी आ रही है। तो अब यहाँ पे यू न्यू डी न्यू कितना होगा, तो यहाँ से हमारा जो यू न्यू डी न्यू पता चलता है वो कितना आता है, हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें एनर्जी, इसको के टी को, क्योंकि ये यू न्यू है, के टी को हम मल्टीप्लाई कर दें, यू न्यू एनर्जी कितनी आ रही है, यहाँ पे कितना यू न्यू होगा पर यूनिट वॉल्यूम, हम उसको देखते हैं तो कितना होगा 8 पाई न्यू स्क्वायर अपान सी क्यू डी न्यू, सॉरी के टी डी न्यू, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से आया फंक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो रही है, ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ पे डी न्यू हम काट दें अगर, तो यू न्यू क्या हो रहा है, वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो हमारा फंक्शन किस तरीके से आएगा, प्लॉट, ये प्लॉट हमारा जो आ रहा है वो इस तरीके से आने लगा। ये तो देख रहे हैं हम कि ये कोई मैचिंग ही नहीं हो रही है, बस यहाँ पे लोअर फ्रिक्वेंसीज के लिए मैचिंग है। तो इसके लिए अब ये लोअर फ्रिक्वेंसीज में जब इस तरीके से मैचिंग हो रही है तब यहाँ पे तो दिक्कत आ गई। अब इसको हम कैसे हम सॉल्व करें, तो उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन ये क्या है हम इसको देखते हैं। ये तो देख रहे हैं कि हम लोअर फ्रिक्वेंसीज के लिए फॉलो हो रहा है, लोअर फ्रिक्वेंसीज के लिए गुड फॉलो हो रहा है, लेकिन हायर फ्रिक्वेंसीज के लिए फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये जो हायर फ्रिक्वेंसीज के लिए फॉलो नहीं हो रहा है, इसका नाम दिया गया अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ। अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ, एक बार स्पेलिंग हम देख लेते हैं। वो हमारा इस तरीके से आता है, ये अगर हम लैम्डा एम लें तो वो इस तरीके से आने लगता है। ठीक है, ये इस तरीके से आने लगता है। ये जो ग्राफ है ये वाला, ये वीन्स के लिए है और ये एक्सपेरिमेंट का है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट से है, ये वाला ग्राफ, ये ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट है, ये वीन्स के रेडिएशन लॉ से ये आता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो लोअर फ्रिक्वेंसीज के लिए, यहाँ पे ये लोअर फ्रिक्वेंसीज के लिए फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन ये हायर फ्रिक्वेंसीज के लिए फॉलो कर रहा है, पूरी तरीके से फॉलो हो रहा है। हायर फ्रिक्वेंसीज के लिए तो ठीक था, लेकिन लोअर फ्रिक्वेंसीज के लिए सही नहीं आ रहा था इससे ग्राफ। अब आगे इसमें डेवलपमेंट किया गया, तो आगे का डेवलपमेंट हम इसको देखते हैं कि आगे क्या किया गया। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। नाम थी हमारी कैटास्ट्रॉफ, ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, ये एक्सपेरिमेंटल था हमारा। अब यहाँ पे अब इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि ऑसिलेटर की एनर्जी यहाँ से तो हमारी गड़बड़ आने लगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे आए मैक्स प्लांक। यहाँ से हम देखते हैं इन्होंने क्या किया था। मैक्स प्लांक ने क्या किया कि इसको सॉल्व करने के लिए, मैक्स प्लांक ने क्या किया कि इसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक क्लासिकल मैकेनिक्स में एक इन्होंने संशोधन किया। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में एक इन्होंने संशोधन किया, क्रांतिकारी संशोधन था, जो कि काफ़ी टफ डिसीजन एक हम कह सकते हैं। इन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स के एक कुछ थियरीज को चेंज किया इन्होंने। ठीक है, क्या किया हम इसको देखते हैं। कैटास्ट्रॉफ, ये चीज़ हो गया। ठीक है,
तो ये चीज़ हो गया, ये एक्सपेरिमेंटल था हमारा। अब यहाँ पे अब इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि ऑसिलेटर की एनर्जी यहाँ से तो हमारी गड़बड़ आने लगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे आए मैक्स प्लांक। यहाँ से हम देखते हैं इन्होंने क्या किया था। मैक्स प्लांक ने क्या किया कि इसको सॉल्व करने के लिए, मैक्स प्लांक ने क्या किया कि इसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक क्लासिकल मैकेनिक्स में एक इन्होंने संशोधन किया। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में एक इन्होंने संशोधन किया, क्रांतिकारी संशोधन था, जो कि काफ़ी टफ डिसीजन एक हम कह सकते हैं। इन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स के एक कुछ थियरीज को चेंज किया इन्होंने। ठीक है, क्या किया हम इसको देखते हैं।